This is HST Techno. You understand? You better understand. This is lecture 1 for the preparation of Cambridge International AS and A level Information Technology. Course number is 9626. Now let's start. अच्छा, ये हमारे हैं कोर्स कंटेंट ना, जो हमने पढ़ने होंगे ना। ठीक है, ये हमारा डिस्कस हुआ था। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, मॉनिटरिंग कंट्रोल, एल्गोरिदम, ई सिक्योरिटी, और ये तकरीबन 11 जो है कंटेंट हैं जो हमने इस ओवरऑल कोर्स में कवर करने। ठीक है। अच्छा, वन बाय वन थोड़ा थोड़ा हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग के बारे में ना। डेटा प्रोसेसिंग और हर एक कोर्स कंटेंट का ना, कि इनमें हम करेंगे क्या। देखो, सबसे पहला है डेटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें ना डेटा और इन्फॉर्मेशन, हमने इसमें ये देखना है कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा बेसिकली क्या है कि रो रो आपका फाइल है, लेट्स सपोज नेम है, फादर नेम है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका डेटा है, रो डेटा, नेम, फादर। अब इन तमाम चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके किसी प्रोसेस में से एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूट किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, और उस प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करना, उस डेटा को ऐसे मीनिंगफुल बनाना, मतलब अब वो डेटा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कर, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब जैसे कि बात करता हूँ कि फादर मैं बताऊँ आमिर। अब आमिर एक नेम है। अब मैं कहता हूँ आमिर खान एक एक्टर है। अब मैंने एक पूरी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करी। अब ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, आमिर खान ने की एक नई मूवी आ रही है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो गई। या फिर मैं ये इस तरीके से, अगर मैं कोई बैलेंस की बात करता हूँ, एक कस्टमर है, कस्टमर का नाम है इकबाल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इकबाल के इस अकाउंट के अंदर इतने जो है ना बैलेंसेस पड़ा, तो अब ये क्या है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गई। अब यही चीज़ अब बात करता हूँ किसी कंपनी के बारे में, कि कंपनी का डेटा है कि कंपनी के जो मई के अंदर इतना कंपनी ने इनकम जनरेट करी। ठीक है, अब एक इनकम जनरेट करी और उसके बाद उसकी एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस होने के बाद ये जो उन्होंने जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस निकला, तो ये पूरा प्रोसेस जनरेट होने के बाद जो प्रॉफिट लॉस जनरेट होगा, ये चीज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो एक प्रोसेस को, डेटा के ऊपर हमने एक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देने के बाद वो डेटा हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन गया। तो हम डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो यही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कि इसमें हमारे पास होगा कि डायरेक्ट डेटा, इनडायरेक्ट डेटा भी हम डिस्कस करेंगे। कि यार डायरेक्ट डेटा में ये होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास कुछ डेटा ऐसा आएगा कि जो हमें किसी वेबसाइट से मिल रहा होगा। ठीक है, या कुछ डेटा ऐसा होगा न्यूज़ चैनल से हमने कलेक्ट कर लिया, या डिफरेंट सोर्सेज से हमने डेटा को कलेक्ट करा। उस डेटा को कलेक्ट कर देने के बाद हमने उसके ऊपर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट किया। जैसे बैंकिंग मैं बात करता हूँ, तो बैंकिंग में होता है किस तरीके से कि ना, डेली बेस पे, मतलब एक बैंक है, एक बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। अब क्या होता है कि कोई कस्टमर एक एक ब्रांच में जाता है, वहाँ जाके अपना कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता है, वहाँ से विड्रॉ करता हो। तो ऐसी उसी बैंक की एक कंट्री के अंदर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, कई किस्म की ब्रांचेस हैं। अब क्या होता है, वो बैंक क्या करते हैं, तमाम ब्रांचेस में जितने भी डिपॉजिट हो रहे हैं और उनके जितने विड्रॉ होते हैं, उस उनके बेस के ऊपर एक प्रोसेस चलता है, उसे कहते हैं डे एंड। डे एंड का प्रोसेस क्या करता है, जितने भी उस पर्टिकुलर डे के डेट के ऊपर जो भी इनकम जनरेट हुई है, विड्रॉ हुए हैं, उसके बेस के ऊपर निकालती कि हाँ जी, आज हमारी इस ब्रांच के अंदर ये लोगों ने कैश विड्रॉ किया है और यहाँ यहाँ लोगों ने डिपॉजिट किया है। तो उसके बेस पर निकालेंगे हाँ जी, हमने कौन सी ब्रांच के ऊपर कितनी मेहनत करनी है, यहाँ पे मजीद कस्टमर नहीं आ रहे हैं। लेट्स सपोज किसी की ब्रांच है कराची के अंदर, और कराची की ब्रांचेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इस्लामाबाद की ब्रांचेस में इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो लोग अब यहाँ डिसीजन करेंगे हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है, तो वो डिसीजन निकालेंगे, फिर उसके बेस पर डिसीजन निकालेंगे कि हाँ जी वजह क्या है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो इसी डेटा को प्रोसेस कर देने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, उन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हाँ जी, हमने क्या डिसीजन लेना है। हमने किसी ब्रांच के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, हमने हो सकता है हमारा वहाँ पे स्टाफ सही से काम नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसी चीज़ों जो डेटा है और इंफॉर्मेशन को बेस करते हुए हमने जनरेट करना है।
ठीक है। तो ये चीज़ें हम डेटा एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। अब यही और डेटा हमारे पास है जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि डेटा को हमने सिक्योर भी करना होगा, हमारा डेटा इनक्रिप्ट भी होना चाहिए, कि डेटा कहीं हमारा लेट्स सपोज किसी का चोरी हो जाता है तो हमने उस डेटा को हम इनक्रिप्ट भी करें ताकि हमारा जो ड्रग कहीं यूज़ और कोई यूज़ ना कर ले। तो यही चीज़ें सारी सही डेटा एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर कवर होती हैं कि आप हम ये चीज़ें आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे चीज़ें कवर करेंगे। अच्छा, दूसरा आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या है कि अब मैं बात करता हूँ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या चीज़ है कि लेट्स सपोज जैसा मेरा कंप्यूटर है, मेरी नोटबुक है, ठीक है, मेरी नोटबुक है, नोटबुक के अंदर मेरे पास आप लगते हैं कि आपका माउस है, ठीक है। आपकी नोटबुक के अंदर देखें, नोटबुक के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। किसी भी कंप्यूटर के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सीपीयू, जिसका काम होता है प्रोसेसिंग करना, ठीक है, प्रोसेसिंग करना। सीपीयू का काम होता है कोई भी काम को प्रोसेस करना। फिर एक होती है मेमोरी। मेमोरी होती है कि आपकी जो भी काम प्रोसेस हो रहा है वो टेम्परेरी तौर के ऊपर इंफॉर्मेशन वहां पे रखते हैं ताकि फास्ट से फास्ट एक्सेस हो सके, ठीक है। और एक होता है आपका मेजर कंपोनेंट होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, जहां पे आपका परमानेंटली डेटा सेव होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ ह्यूमन की। एक ह्यूमन है, जैसा मैं आपसे कोई बात कहता हूँ कि यार आपने अभी 2 घंटे पहले क्या काम किया था, तो आपको 2 घंटे पहले का काम तो आप उसको याद करेंगे तो आप जरा जल्दी याद करके आ जाएंगे, ठीक है ना। आप लेट्स सपोज आप 2 घंटे पहले आप मैं बात करता हूँ 1 घंटे पहले आपने क्या किया था, आपने कहा था मैं नमाज पढ़ रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब बात करता हूँ मैं ये चीज पूछता हूँ आपसे जी, आज से 1 महीने पहले आप क्या कर रहे थे। अब इस चीज को कलेक्ट करने के लिए आप थोड़ा सोचेंगे तो वो भी आप करके निकालेंगे, मगर एक थोड़ा सा आपको उसमें डिले आएगा। तो यही चीज है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आप सोच के आपने अपने माइंड से निकाल रहे हैं, जो आपकी विद इन आर के अंदर आप निकाल रहे हैं, वो हम कहते हैं कि आप देखें ह्यूमन के अंदर भी जो है मेमोरी के भी डिफरेंट किस्म है। कि जो ऐसी मेमोरी जो कि हम बात करते हैं जो हमें रैपिडली जो डेली बेस पे हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी चीज़ें हम फ़ौरन पिक करके अपनी मेमोरी से कलेक्ट करके ले आते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले कहीं याद की थी, या हमने अलर्ट्स पर आज आप क्लास में हो, आपने क्लास फिफ्थ में क्या क्या पढ़ा था, तो वो भी आपको याद होगा, मगर उसको आपको रिमाइंड करने के लिए टाइम लगेगा। तो यही चीजें होती हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में जो फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन रखी होती है वो रखी होती है मेमोरी के अंदर, और जो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो परमानेंटली पर रिक्वायर्ड होगी वो आपकी होगी हार्ड डिस्क के ऊपर। और ये तमाम काम प्रोसेस कौन कर रहा होता है, आपका सीपीयू कर रहा होता है। तो यही चीज होती है सीपीयू, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, दिस इज द हार्डवेयर। अब इन तमाम चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। लेट्स सपोज मेरा आप इस माउस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, माउस को आप हिलाते हैं तो आपका कर्सर मूव करता है, तो ये चीज़ें आपके हार्डवेयर को जो ऑपरेट कर रहा है, आपके हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है, आप यूजर तक उसको ऑपरेट करके यूजर तक उसको यूजलेस यूजफुल बना रहा है, वो दिस इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर, हाँ ठीक है, तो हार्डवेयर क्या कर रहा है, आपका सीपीयू है, रैम है, आपकी स्टोरेज है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है जो कि आपका लेट्स सपोज अगर आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हो तो व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल आप यूज करो तो मोबाइल यो का हार्डवेयर है। अब मोबाइल को जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो है एंड्रॉयड। अगर आपका एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, या आपका दूसरा दूसरा एंड्रॉयड बेस्ड नहीं है तो दूसरे किस्म के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज दी सॉफ्टवेयर। एंड जो हार्ड आपको और हार्डवेयर क्या है, माउस है, आपका कीबोर्ड है, दिस इज योर हार्डवेयर, ठीक है। अच्छा, जी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ठीक है। आप यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं विंडोज, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। जितनी भी बैंकिंग या आपकी जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कॉर्पोरेट आपके सिस्टम चल रहे हैं, तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लिनक्स यूज कर रहे होते हैं। विंडोज जहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे यूजर काम कर रहे हैं, जो यूजर के लिए रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे विंडोज चल रहा होता है। और जहाँ पे बैक एंड के ऊपर जितने प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन है वहाँ पर लिनक्स चल रहा होता है। तो वो रिक्वायरमेंट, अब जैसी एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है ए आई एक्स, ये है आईबीएम का ए आई एक्स, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं इसमें, आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैंने आपको कहा विंडोज,
विंडोज विंडोज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक्सेल, वर्ड, दीज आर दी ओपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम। अब आता है कि एंटीवायरस। ठीक है ना। अब एंटीवायरस क्या है, ये आपका जो है डिफरेंट किस्म का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है। एंटीवायरस जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अब आपके सिस्टम के अंदर आप कोई डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि आप एक लेट्स सपोज आपके पास एक कैबिनेट है, एक कैबिनेट में से आप कोई चीज, एक फाइल ऐड कर रहे हैं, फिर कोई फाइल, नई फाइल डालते हैं, एक वो पुरानी फाइल निकाल लेते हैं। तो आप ये काम प्रोसेस कर रहा है, यही काम अगर आप सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जनरेट करते हैं, तो कंप्यूटर में इस तरह से होता है कि आपने कोई एक डेटा कंप्यूटर के अंदर आपने इंसर्ट किया, फिर आपने वो कंप्यूटर से डेटा वो डिलीट कर दिया, इंसर्ट किया, डिलीट किया, और आपने इसको चेंज करा। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो डेटा वहां पे आपका इंसर्ट हो रहा है और डिलीट हो रहा है, तो जो उसके लिए जो जगह बनाता है, जैसे कि आपने कोई डेटा लिखा, 1 2 3 4 5 6 लिखा डेटाबेस में, डेटा डेटा में आपने एक हार्ड डिस्क में लिखा, तो वो क्या करेगा, एक जगह बनाएगा ना उसके अंदर कि जी मेरे पास इतनी बड़ी 1 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर एक लोकेशन बनाएगा, वहां लोकेशन बनाएगा और जाके वो डेटा को आपको लिख देगा। ठीक है, डेटा को मान के लिख दिया उसने। अब लिखने के बाद आपने कहा जी इसको ना यहाँ से डिलीट भी कर दो। जब वो वहां से डिलीट करेगा ना, तो वो क्या करेगा, उस जगह से डेटा तो डिलीट, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो खत्म कर देगा, मगर जो उसने जगह वहां पे ले ली थी ना, उस जगह को डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसी कई चीजें आप इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अब वो क्या हुआ, जो डेटा उसने डेटा तो वहां से डिलीट कर दिया, मगर जो उसने जगह बना ली थी, उस जगह को वहां से खाली नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक हो जाती है फ्रेगमेंटेशन, जिसे कि हम इस किस्म के सिनेरियो को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जनरेट हो गई, फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन जनरेट हो जाती है। उसको डीफ्रेगमेंट करते हैं। डीफ्रेगमेंट करते हैं जो जगह ऐसी है जिसमें हमारा डेटा नहीं पड़ा हुआ है, मगर वो जगह एलोकेट हुई हुई है, जगह एलोकेट हुई है, तो उसको खाली करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डीफ्रेगमेंटेशन। हाँ, उसको कहते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गई कि एक जगह मैंने बनाई, जगह बनाने के बाद उसमें मैंने डेटा डाला, बाद में उस डेटा को वहां से निकाल दिया। तब डेटा बाहर निकाल दिया, वो जगह जो बन गई थी ना, वो जगह वहां से रिलीज नहीं हुई। अब ऐसे होते हुए मेरे पास एक हार्ड डिस्क के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह बन गई जहां पे डेटा तो नहीं है, मगर वो जगह एलोकेटेड है, जगह एलोकेटेड है, मगर वो क्या, वो अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हुआ, वो मेरी फ्रेगमेंटेशन बन गई, फ्रेगमेंटेशन बढ़ती चली गई। फिर क्या किया मैंने, उसमें चलाया, प्रोसेस करवाया डीफ्रेगमेंटेशन। उसने क्या किया, जो जगह ऐसा देखा कि यहाँ पे डेटा तो नहीं है मगर जगह एलोकेट है, उसको क्या करेगा, सबको खत्म करेगा, और उसको कंप्रेस करके उस जगह को दोबारा से यूज के लिए बना देगा। दिस इज कॉल्ड डीफ्रेगमेंटेशन। तो जो सॉफ्टवेयर होंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यही किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिकमेंडेशन भी कर रहे होते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जैसे कि माउस है। अब माउस को आपका पास जो कंट्रोल करवा रहा है, ये क्या है, इसको माउस को, अब जैसा आप देख रहे हैं मेरा कर्सर मूव कर रहा है, या आपको मेरी स्क्रीन में नजर आ रहा है, वो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है ड्राइवर, माउस का अपना ड्राइवर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो माउस को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज द ड्राइवर, माउस को कंट्रोल करने का अपना ड्राइवर। आप जैसे यूएसबी लगाते हो, तो जैसे यूएसबी लगाओ तो प्लग इन प्ले होता है, आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है, वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो। तो यूएसबी का अपना 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 ड्राइवर है। तो इतनी भी डिवाइसेस हैं, जो डिवाइसेस है, माउस है, कीबोर्ड है, आपका लैप जो भी, अगर तो आपकी मॉनिटर है, दीज आर डिवाइसेस। तो हर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होगा, और जो कि, जी, जैसे सॉफ्टवेयर में होते हैं ना, आप लेट्स सपोज आप विंडोज चलाते हैं, विंडोज में आपने एक नया माउस लगाया, जैसी माउस लगाते हैं आपको एक आवाज आती है कि ये माउस जो है ना उस पर प्लग हो गया है, ऑटोमेटिक प्लग हो गया है, और आपका माउस काम करने लगता है। तो क्या ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर जो माउस का है, वो विंडोज उठाता है, उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने साथ कनेक्ट कर लेता है, मगर उसका एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, वो ड्राइवर ऑलरेडी विंडोज में बना हुआ है, वो जो उसके आपके माउस के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। या आपने कोई जॉयस्टिक लगाई, ठीक है, आप गेम खेल रहे हैं, आपने गेम खेलने के लिए आपने जॉयस्टिक लगाई, तो जॉयस्टिक जैसे लगाते हैं, तो जॉयस्टिक का अपना एक ड्राइवर उसके अंदर इंस्टॉल होगा, और जाके जॉयस्टिक आपके आपके लैपटॉप या आप कोई कंप्यूटर है उसके साथ कनेक्ट कर सकेगा।
ठीक है ना। तो जो भी डिवाइसेस है, जो डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका भी ड्राइवर होगा, वो भी दिस इज ऑल्सो दी सॉफ्टवेयर, मगर वो एक सॉफ्टवेयर की टाइप होगी, वो दिस इज द ड्राइवर्स। ठीक है। मगर वो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। एंटीवायरस भी आ जाते हैं, ये सारे कुछ हमारे किस आ जाते हैं, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स की बात करते हैं। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स में क्या है कि जनाब, हमने ये बेसिकली क्या है कि हम ऐसे हार्डवेयर लगा दिए कि हमारे हार्डवेयर के सेंसर, जैसे कि सेंसर हैं, आप जाके देखें किसी जगह पे, परसों मैं बात करता हूँ एक ऑफिस में, ऑफिस में आप एंटर होते हैं, ऑफिस में एंटर होने के लिए उन्होंने एक अटेंडेंस सिस्टम लगा दिया। ठीक है। अटेंडेंस सिस्टम लगाया, अब ये कुछ लो एग्जांपल दे रहा हूँ। अटेंडेंस सिस्टम लगाया, उस अटेंडेंस सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या किया, थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन लगा दिया कि थंब आप जैसे ही उसको स्कैन करेंगे, थंब को लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, आपके थंब के बेस के ऊपर सिस्टम में जाकर चेक करेगा इस थंब के बेस के ऊपर वो सिस्टम में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो होगा तो उसको ऑटोमेटिक वो गेट ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं मॉनिटरिंग में, हम बात करते हैं कि बहुत से इस तरीके से भी है कि जो मेडिकल में यूज हो रहे हैं, मेडिकल में यूज हो रहे हैं कि डॉक्टर्स को भी, लेट्स सपोज आपका कोई टेस्ट होता है, तो आपका ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड में से बता देगा कि जी ब्लड में शुगर कितनी है। तो ये तमाम की तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो जो आपके, जो आपका मेडिकल के लिए जो यूज कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सेंसर भी है, फीडबैक सिस्टम भी है, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स भी। इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स के बारे में मैंने बताया आपको, यही आता है कि आपके जो भी थंब इम्प्रेशन हैं, ये भी आप कर सकते हैं। फीडबैक सिस्टम ये है कि आपने उन उन सॉफ्टवेयर को, उसको सिस्टम को आपने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देने के बाद उसने आपको एक पर्टिकुलर फीडबैक प्रोवाइड कर दिया कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बेस पे ये डिसीजन आपने करना है, और ये आपका लेट्स सपोज ये इन्फॉर्मेशन आप निकाल के बना के दे दिया आपको, आप इसके बेस पे ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। अब आती है यही चीज़, हम मॉनिटरिंग कंट्रोल्स के अंदर जो आती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसमें सारी चीज़ें आती हैं कि हम उसको, अब उस कंप्यूटर सिस्टम को, बहुत सी चीज़ों को जो कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं उसको कैसे ऑटोमाइज कर सकते हैं। तो इन्हीं जो मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग कंट्रोल्स के थ्रू हम उन चीज़ों को कैसे अपने कंप्यूटर्स को कैसे ऑटोमाइज, अगर मुझे ऑटोमाइज करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो कैसे ऑटोमाइज मैं कर सकता हूँ, इन्हीं मॉनिटरिंग कंट्रोल्स के थ्रू मैं उसको ऑटोमाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आता है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। ये क्या है बेसिकली। अच्छा, समझ नहीं आया, जो मैं बताता हूँ। मैं एक मिनट एक डायग्राम निकाल रहा हूँ, आपको बताता हूँ। इसके अंदर ही था मैंने बनाया आपके लिए, जो कंट्रोल्स का।
देखो आपकी जो ऑनलाइन ना उसमें जो लिखा है ना सेंसर्स के बारे में है, लाइट टेम्परेचर, वही चीज़ मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे है, टच सेंसर है, ये तो मैंने बता दिया आपको। ऐसी कोई चीज़ जो क्लियर हो से बताता हूँ। चल मिल जाए मुझे। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? ये चलिए, ये प्रेजेंटेशन ना। ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या है, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स मैंने आपको, एक तो मैंने आपको बताया कि जनाब आपने जो है यही एग्जांपल देखो, ये आपने देखो स्क्रीन नंबर 3, तो पिक्चर नंबर 3 चली गई। ये पिक्चर नंबर 3 जो है यहाँ से डेटा प्रोसेसिंग हार्डवेयर या मॉनिटरिंग में नजर आ रही है। उसके नीचे आ रही है, इसके नीचे, इसमें नीचे आ रही है यहाँ पर ना, ये पर्सन बैठा हुआ है जो दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है ये 3। जी जी ठीक है। अच्छा देखो अब क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मॉनिटरिंग कंट्रोल्स में क्या है, देखिए लेट्स सपोज मैंने एक चीज बताई आपको कि आपने जो है कि आपने कोई सेंसर सिस्टम में है कि आपने किसी ऑफिस में एंटर हुए, ठीक है, वो आपके वहां पे क्या हुआ, थंब इम्प्रेशन लगा हुआ था, थंब इम्प्रेशन को आपने स्कैन किया, थंब इम्प्रेशन उसने लिया, उसके बेस पे आपका जो है ना वो जो है आपके ऑफिस में जाने के लिए आपको अलाउ कर दिया। तो एक तो सेंसर सिस्टम यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स में यही सारे सिस्टम के ऊपर आता है कि आपने जो सिस्टम आपके लगे हुए हैं उन सिस्टम को मॉनिटर कैसे करना है और उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो इन्हीं तमाम के तमाम हार्डवेयर हैं जो कि इसमें सेंसर भी इन्वॉल्व है, ये तमाम के तमाम यही चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। जैसे लेट्स अब बात कर रहा हूँ कि जो फीडबैक सिस्टम मैंने बताया आपको, अब फीडबैक सिस्टम भी ये है कि आपने लेट्स सपोज इस्तेमाल किया कि फीडबैक सिस्टम से क्या होगा आपका, कि उसको आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसने आपको एक डेटा निकाल के दे दिया कि ये आपका ये डेटा आपने आपने उसको कोई भी किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उसने बेस उसने आपको दिखा दिया कि आपने उसको ये डिसीजन लेना है। ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि हमने अगर मैं बात करूँ डेटाबेस लेवल के ऊपर, डेटाबेस लेवल पे इस तरीके से होता है कि लेट सपोज मेरा एक डेटाबेस चल रहा है, डेटाबेस में मेरे पास क्या हुआ कि एक डेटाबेस जैसे आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक के ऊपर कितने थे, लेट सपोज 4 सीपीयू इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 सीपीयू आपकी नोटबुक के ऊपर है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आपके उस नोटबुक के ऊपर 4 सीपीयू है और आपकी लेट सपोज 100 GB रैम है। अब आपने उस पर कोई चीज एग्जीक्यूट करी, एग्जीक्यूट कर देने के बाद क्या हुआ, आपके वो 4 सीपीयू जो है वो एक तक आने के बाद 3 सीपीयू तक पहुंच गया थ्रेशोल्ड। अब क्या हुआ, 3 सीपीयू तक पहुंच गया थ्रेशोल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम ने पूरे 4 के 4 सीपीयू इस्तेमाल करीब तक आ गया और आपकी लेट्स ऑफ मेमोरी थी आपकी 100 GB और उसने मेमोरी 90 GB इस्तेमाल कर ली।
अब क्या हुआ, सिस्टम ने ये इसको मॉनिटर करते हुए एक अलर्ट जनरेट किया कि जी आपका जो है इस वक्त थ्रेशोल्ड जो है सीपीयू जो है आपके, तकरीबन मैं बात करता हूँ 90% सीपीयू इस्तेमाल हो गया है। अब आपने इसके बेस पे क्या करना है कि जो कौन सा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है इस वक्त, और इतना सिस्टम के अंदर क्यों लोड है, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो है ना एक प्रोसेस यहाँ पे लोगों की, अपने को डेटाबेस की बात करता हूँ, डेटाबेस पे क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन जनरेट हो रही हैं, आपके प्रोसेस हो रहे हैं। तो अब प्रोसेस होते होते क्या हुआ, किसी उस टाइम पर किसी यूजर ने एक ऐसा प्रोसेस जनरेट कर दिया जो कि हमको हमारे उस पर टीपीएस जो है ना, तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर जरूरत नहीं है, वहाँ पे कोई रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर दी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे सिस्टम ने एक सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ गई। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा जो सिस्टम है जिसको आप जो है अपने बैलेंसेस चेक कर रहा है, अब मैंने वहां पे एक रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर दी जो कि नेसेसरी नहीं थी। नेसेसरी नहीं थी, क्या उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी सिस्टम की जो होती है मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है ना बढ़ गई, सीपीयू की बढ़ गया। तो क्या हुआ, उसके बेस पे मेरे पास एक थ्रेशोल्ड नजर आ गया कि मेरा सीपीयू 90% पे आ गया है। तो एक मेरे पास एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि हाँ जी 90% पे सीपीयू आ गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, या तो मुझे उस सीपीयू को बढ़ाना चाहिए या मुझे मेमोरी को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं अपने सिस्टम को, आपके यूजर को फैसिलिटेट कर सकूं। अगर लेट्स सपोज मेरा सिस्टम 100% के ऊपर यूटिलाइज हो जाएगा, तो जो यूजर है जिसको काम करना है, तो वो तो काम नहीं कर सकेगा ना। तो यही चीजें सारी मॉनिटरिंग कंट्रोल के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। हाँ, हाँ, तो यही चीजें जो हमने जो मॉनिटरिंग करनी है यूजर के लिए, कि हमने यूजर को अपने सिस्टम को अवेलेबल रखने के लिए, कि हमारा सिस्टम के अंदर अगर यूजर काम करने आए, और अगर हमारा सिस्टम जो है 100% के ऊपर यूटिलाइज हो रहा है, मेमोरी उतनी यूटिलाइज हो रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि नया जो यूजर कनेक्ट करने आए तो यूजर को उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे। तो वही चीजें नहीं होगी, तो हमारे पास उस सिस्टम को जो मॉनिटरिंग कंट्रोल हम लगा रहे हैं, वो यही चीजों का लगा रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारा हमारा सिस्टम जो है अगर 90% के ऊपर आ गया है, मेमोरी इतनी आ गई है, या हमारे हार्ड डिस्क इतनी फुल हो गई है, तो हमको एक अलर्ट या हमको कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाए। ठीक है ना, तो मॉनिटरिंग कंट्रोल्स के अंदर ये चीजें सारी की सारी होती है। अब क्लियर है? हेलो? ठीक है। अच्छा, अब आती है, ठीक है, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट है, देखो इसको डिटेल में पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा, तो उसके अंदर आपको इसकी सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी मैं आज आपको जो ना एक ओवरव्यू देकर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये चीजें होंगी। तो अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें सब चीजें बताऊंगा कि टॉपिक्स वाइज जो आपकी जो बुक में, हमारी बुक में जो है टॉपिक्स ना, हर टॉपिक्स के हिसाब से हम कवर कर रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एल्गोरिदम। अच्छा, एल्गोरिदम ये क्या चीज, कि क्या कर रहा है कि हमने लेट्स सपोज कि कोई प्रोग्राम जनरेट किया। अब प्रोग्राम क्या है, अब एल्गोरिदम क्या चीज है, कि मैंने एक प्रोग्राम जनरेट किया, इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। ठीक है, ये इमेज आपके सामने फर्स्ट में आ रहा है एल्गोरिदम में। देखो, अब लेट्स सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उसमें क्या किया, मुझे एक एटीएम की बात करता हूँ, एटीएम मशीन से मैंने कैश विथड्रॉ करना है। ठीक है ना, एटीएम मशीन से कैश विथड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना जो है एटीएम मशीन के ऊपर कार्ड लगाऊंगा। ठीक है, एक डेबिट कार्ड एंटर करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालूंगा, जब पासवर्ड डालूंगा, तो उसके बाद वो अगर पासवर्ड को जाके मेरी सिस्टम में जाके चेक करेगा कि ये यूजर का पासवर्ड जो उसने एंटर किया है कार्ड पे, यही यूजर है या नहीं है। अगर वो यूजर होगा अलाउ, तो मेरे पास एक मेन स्क्रीन आ जाएगी। ऐसा ही है। अब मेन स्क्रीन आ गई, अगर लेट्स सपोज उसी में क्या हुआ, यूजर ने एक गलत पासवर्ड डाल दिया। अब गलत पासवर्ड डाल दिया, तो उसने बोला नहीं, पासवर्ड गलत डाला है। अब इसको यूजर को मैंने रिट्राई का ऑप्शन देना है, कि रिट्राई का ऑप्शन देना, उसने गलत पासवर्ड एक मरतबा रिट्राई का ऑप्शन दे दिया। यूजर ने एक मरतबा फिर दोबारा पासवर्ड गलत डाला। मैंने बोला नहीं, अब सेकंड टाइम पे उसने दो मरतबा पासवर्ड जो है ना गलत डाला। नहीं, अब क्या करो, अगर दो मरतबा पासवर्ड गलत डाला है, तो यूजर का जो कार्ड है मेरे हिसाब से ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, या वो कार्ड को वापस रिटर्न कर दे। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने क्या किया, इसी फ्लो को बनाने के लिए क्या करा, ये क्या किया, मैंने एक वो बनाया अपने एक प्रोसेस। मतलब ये प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के बेस से मैंने क्या काम करना है। ठीक है ना, तो इसका मैंने एक एल्गोरिथम बनाया और उसका एक फ्लो चार्ट बना दिया कि हाँ जी कौन कौन से मैंने जो है ना प्रोसेस जनरेट करने हैं। मतलब इस काम को, प्रोसेस को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे लॉजिक जो है वो क्या लॉजिक होगी, कि लेकिन कार्ड डलेगा, कार्ड में जाकर उससे पासवर्ड चेक करेगा, पासवर्ड अगर सही होगा तो अलाउ कर देगा, पासवर्ड अगर गलत होगा उससे कहेगा दी आपने दोबारा पासवर्ड डालना है, और अगर दोबारा पासवर्ड भी गलत डालता है, या तो भी उसका पासवर्ड, उसका कार्ड को ब्लॉक करना है। ठीक है, या कार्ड को रिटर्न कर देना है। तो ये क्या हो गई, मैंने एक अपनी लॉजिक को बनाया, और उस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप
टेक्निक को विजुअली मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि यार मैंने ये काम करने होंगे, तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स के अंदर ये सारे काम परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आती है ई सिक्योरिटी। अच्छा, ई सिक्योरिटी क्या चीज है? ई सिक्योरिटी में यही चीज आती है कि आप देखें फ्लो चार्ट यही कर रहे हैं, आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसी फ्लो चार्ट को देखें एल्गोरिदम हमने एल्गोरिदम बनाया, उसको उस डेटा को हमने इन बॉक्स में शेयर शेयर करवा दिया। फ्लो चार्ट यही बता रहा है, हमने जो बात करी है, ठीक है ना, हमने एक एल्गोरिथम बनाया कि हमने ये काम करने हैं, ठीक है, और उसको एज ए फ्लो चार्ट दिखाया कि जी पहले ये करेगा, जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नंबर एक 4 नंबर है ना, ठीक है ना, तो ये एल्गोरिथम से कि हमने करना क्या है। पहले हमने एक एल्गोरिथम बनाया कि हमने करना क्या है, ये काम है। अगर लेट्स सपोज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगी। अब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगी कैसे, उसके उसका फ्लो बनाया हमने कि जी पहले यूजर अपना कार्ड डालेगा, कार्ड डाल के कार्ड को पासवर्ड चेक होगा, और उस इस चीज को हमने जो डिजाइन कर रहे हैं ना, दिस इज द फ्लो चार्ट है। उसको बनाने विजुअली प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज द फ्लो चार्ट। ठीक है। हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया लॉजिकल, इसकी क्या है लॉजिकल जो है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, उस लॉजिक को हमने अपने विजुअली प्रेजेंट करा बाय द यूज ऑफ फ्लो चार्ट। दिस इज द फ्लो चार्ट। ठीक है। अच्छा, अब आती है ई सिक्योरिटी। अच्छा, ई सिक्योरिटी में यह आता है कि मेरा दो किस्म की सिक्योरिटी होगी। ठीक है, दो किस्म की सिक्योरिटीज होगी। एक तो मैं बात करता हूं कि मेरा मेरा डेटा, अब मेरा डेटा जो रखा हुआ है, ठीक है ना, जो मेरा डेटा जिसमें मेरा कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर के नाम है, और मेरा जी सप्लायर का एड्रेस है, मेरे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, वट एवर डिफरेंट किस्म की मेरी पास इंफॉर्मेशन सेव, मेरा डेटा सेव है, इंफॉर्मेशन डेटा सेव है। अब इस डेटा को मैंने इनक्रिप्ट करा के जी हमने क्या किया, इस डेटा को कोई भी यूजर अगर आता है एक्सेस करने के लिए, तो उस यूजर को एक्सेस करने के लिए वो ऑथेंटिक यूजर होना चाहिए। ठीक है ना, वो ऑथेंटिक यूजर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो यूजर कोई भी मेरे सिस्टम को जिसको मेरे सिस्टम के ऊपर राइट्स होंगे वही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसमें यह कर दिया कि अथोराइज यूजर होगा ना, जो अथोराइज होगा वो मेरे सिस्टम पे वही होगा। और फिर मैंने ये भी कर दिया कि जनाब जो मेरा जो ये जो डेटा रखा हुआ है ना, डेटा रखा हुआ है, ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा हुआ, उसमें इंक्रिप्शन का मैंने एक एल्गोरिथम लगाया है। ये डेटा इनक्रिप्टेड होगा। लेट्स सपोज कोई भी यूजर अगर इसको सेलेक्ट करेगा, तो वो सेलेक्ट करने अगर आता है, तो उसके पास मेरी इंक्रिप्शन की होगी, मेरी इंक्रिप्शन की होगी, वो उस की को लेकर आएगा मेरे पास। अगर वो मेरी की अलाउ कर होती है, तो मैं उसको डेटा दे दूंगा। अगर वो की उसके उस की के साथ अगर नहीं आएगा, तो उसको वो डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ई सिक्योरिटी में यही चीजें हैं कि हमने इंक्रिप्शन लगाई। अच्छा, अब आती है, ये हो गई मेरे इंक्रिप्शन। अब आती है जैसे कि आप यूज करते हैं वेबसाइट पे लिखते हैं एच टी टी पी, एक होता है एच टी टी पी, एक होता है एच टी टी पी एस। ठीक है ना, एच टी टी पी एस एस एल। अब ये क्या हो रहा है, ये मेरी वेबसाइट है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना, उसको मैंने सिक्योर करना है। ठीक है, तो हम ई सिक्योरिटी में यही चीजें कर रहे होंगे कि अब हमने अपने सिस्टम को, डेटा को और अपने सॉफ्टवेयर को बाय दी कोई ऐसे मालवेयर है, कोई होते हैं, उनको सिक्योर करेंगे कि हमारा डेटा जो है वो कहीं चोरी ना हो जाए, या हमारी वेबसाइट या हमारा एप्लीकेशन, हमारा सॉफ्टवेयर वो कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। तो ई सिक्योरिटीज की हमें यही चीज प्रोवाइड कर रही है कि हमने अपने एप्लीकेशन और अपने डेटा को कैसे सिक्योर करना है। ठीक है। अच्छा, अब आया था डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है, बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अब जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या सबके पास है या नहीं है। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड कुछ लोगों के पास वो मतलब इंटरनेट कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं पे इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है ना, उनके बाद वो टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं रही है। तो इसको इन्होंने क्या किया, डिफरेंस कर दिया, रीजन वाइज कर दिया, इकोनॉमिकल क्लास की वजह से होता है। जहां पे वो पहुंच नहीं रही है, वो कोई गांव गोट है, मतलब होता है रीजनल का मसला है। यहाँ पे जैसा बताया इंटरनेट के इश्यूज हैं, यहाँ पे लोगों को लिटरेसी नहीं है, कि पता ही नहीं है उस चीज के बारे में।
तो उस किस्म की टेक्नोलॉजीज को क्या कर डिजिटल डिवाइड को बेसिकली यही कर रहा होता है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है उसको डिवाइड कर रहा होता है कि डिफरेंट टाइप्स के ऊपर कि हमारी टेक्नोलॉजी किस किस के पास अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो वो उसकी क्या वजूहत है। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसमें वो चीज़ हम आगे बहुत सी क्लासेस हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं कि डिजिटल डिवाइड की, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वो मैं आपको दिखाता हूँ जो है, इसमें मैंने यहाँ पे डिजिटल डिवाइड का बनाया था। तो ये स्क्रीन ख़त्म हो गई है। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। वो दोबारा जो है ना वो 9 मिनट के बाद मिलता है, इस वजह से जो है ना। तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिवाइड के ऊपर ना। तो अब डिजिटल डिवाइड ना बेसिकली क्या है, डिफरेंट किस्म के होते हैं कि डिजिटल डिवाइड अगर हम बात कर देना कि एक इकोनॉमिकल डिजिटल डिवाइड भी है। कि इकोनॉमिकल डिजिटल डिवाइड क्या है कि जी आपके जो है, जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है और हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। ठीक है ना। तो क्या होगा, अभी वो कम्युनिटी जो है ना आपको इस किस्म की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन तक वो चीज़ें, हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। फिर डिजिटल डिवाइड क्या होता है, इंडिविजुअल भी होता है, हाउस होल्ड के हिसाब से है, बिजनेस के भी हैं, रीजनल भी हैं। ठीक है ना। तो एजुकेशनल इम्पैक्ट भी आता है। अब जोग्राफिकल डिजिटल डिवाइड, अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे आपका जो बेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट एक्सेस है
ठीक है। अब रूरल एंड रिमोट एक्सेस ऑफन क्या है, यहाँ पे स्लो इंटरनेट एक्सेस है। तो जैसे विलेजेस हैं वहाँ पे जहाँ डेवलपमेंट विलेजेस इन डेवलपमेंट कम्युनिटी जो विलेजेस हैं वहाँ पे मोबाइल और नेटवर्क का फैसिलिटी नहीं है। तो हमारे पास जो डिस्टिंग्विश कर दिया है, जोग्राफिकली डिजिटल डिवाइड भी हो गया, एक इकोनॉमिकल भी हो गया, फिर एजुकेशनल भी आया था कि जी लैक ऑफ डिजिटल क्या होगा, जो है नॉलेज ही नहीं लोगों के पास कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर की। ठीक है ना। और कोई स्कूलों के अंदर बहुत सी जो ना इंफॉर्मेशन जो है, रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड ही नहीं की जाती आईटी के हिसाब से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एजुकेशनल डिवाइड भी होता है कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल पे इम्पैक्ट भी आएगा। ठीक है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है वो बेसिकली यही कर रहा है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो किस किस एरिया के अंदर मौजूद है। और वो अगर लेट सपोज वो ऐसे जो लोगों के पास नहीं है जो कि जहाँ पे लिटरेसी नहीं है, जहाँ पे हमारा इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो हम उस चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर रहा है डिजिटल डिवाइड के अंदर। ठीक है। तो आज का एक टॉपिक जो हमने चूज किया है उस पर हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम बाकी की ओवरव्यू नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है। अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये आपने मुझे भेजा भी था। अच्छा देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में ना, कि हार्डवेयर एक मिनट कहीं यहीं से ही इसका व्हाइट बोर्ड कहाँ है। पेंट खोल लेते हैं। ये हो गया ड्रॉ। ठीक है। ठीक। अच्छा, आपको ये मेरी स्क्रीन, ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, पूरी स्क्रीन क्या नजर आ रहा है आपके सामने? अच्छा, मैं एक एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है। ये पेंट की स्क्रीन नजर आई मेरी, पेंट वाली। ठीक है। अच्छा देखो, ये क्या है हमारे पास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इसमें हमारे पास एक तो हमारा आता है सीपीयू, जो हम बात करते हैं सीपीयू। ठीक है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है वो हमारा करेगा सीपीयू। ये मेजर कंपोनेंट होता है सीपीयू। सेकंड हमारा होता है मेमोरी। ठीक है। मैं बात करता हूँ, ये हमारी मेमोरी होगी। मेमोरी क्या कर रही है कि सीपीयू ने कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, मतलब आपने कोई लेट्स सपोज आपने सीपीयू पर कोई काम दिया, तो सीपीयू उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करेगा, काम को परफॉर्म करेगा और टेम्परेरी तौर पर मेमोरी में रखेगा, और फिर आपको रखेगा डिस्क के ऊपर। डिस्क क्या हो गई? आपकी परमानेंट स्टोरेज हो गई। ऐसा ही है। ठीक है। अब आता है हम यहाँ पर अपनी इस पेपर कि देखें, सॉफ्टवेयर वही है कि आपका हार्डवेयर क्या है,
कि आपकी सीपीयू और आपके लेट्स सपोज आपका मेमोरी, आपका जो है डिस्क है, दीज आर द हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली, अब सॉफ्टवेयर डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कस्टम रिटन सॉफ्टवेयर एंड ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरफेसेस। ये क्या है, ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज होंगे। अब आता है, सबसे पहले हम यहाँ करते हैं, हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। बेसिकली देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर ना, ये क्या है, ज्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या यूज कर रहे हैं, ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं या मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, जिनको कैलकुलेशन जो है ना फास्टेस्ट फास्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, फास्टेस्ट फास्ट रिक्वायर्ड है, तो उसकी के लिए वो यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे कि आईबीएम है, आईबीएम एक ना वेंडर है, आईबीएम वेंडर है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बना रहा है। ठीक है, तो ये इनका यही चीजें करते हैं कि ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाता है, और इसमें आईबीएम की सीरीज है, जो इसी जो मेन फ्रेम की सीरीज है आईबीएम जेड। जेड के साथ जितनी भी सीरीज आ रही है ना, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए आती है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेशली यूज कर रहे हैं बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री यूज कर रही है, या फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री यूज कर रही है, या फिर यही इंडस्ट्री जो इन्होंने अपनी कैलकुलेशन, अपनी हाई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस निकालने हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाने हैं। अब होता है क्या है कि मैं बात करूँ, आपने ना सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग। आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है। वो यही कर रहे हैं कि यार, वो एक लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन की लैंग्वेज से क्या करते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से, कि जी आप अगर लेट्स सपोज गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे कुछ चीज सर्च करो, तो गूगल क्या करता है, डिफरेंट जगहों पे कोई भी चीज होती है, एक वेब के लिंक आपको निकाल कर दे देता है, ऐसा ही है ना। अब क्या हो रहा है, ये तब ये जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं या फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, क्या है, ये तमाम के तमाम अपने डीसी, आप उनकी बैंकिंग के जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके पास कस्टमर उनके इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो ये चेक कर रहे हैं हमारे कौन कौन से कस्टमर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उन कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो इनके लिए उनको पावरफुल सिस्टम रिक्वायर्ड है, ताकि वो कैलकुलेशन कर सके और डिसीजन, अच्छी से अच्छी डिसीजन ले सके, लाके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए उनको आईबीएम का लार्ज सिस्टम यूज करता है, बेसिकली मेन फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। तो मेन फ्रेम का बेसिकली पर्पज ही ये है कि ये पावरफुल सिस्टम है। ठीक है, और मेनली यूज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने है कि क्या आप क्या बात करते हैं, पीआईए है। ठीक है, और गवर्नमेंट बहुत सी एजेंसीज हैं, तो वो ये क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको साइमल्टेनियसली क्या होता है, साइमल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ यूजर इस मेन फ्रेम कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी नोटबुक है, ठीक है ना, अब मेरे पास भी नोटबुक है। अब ये नोटबुक क्या है, इसके अंदर लिमिटेड प्रोसेसर्स हैं। प्रोसेसर मैंने आपको बताया सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो क्या हुआ, लेट्स सपोज मेरे मेरे सिस्टम पे चार सीपीयू लगे हुए हैं, चार सीपीयू लगे हुए हैं, तो वो एक लिमिटेड काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यही चीज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर लगे हुए हैं, तो इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीपीयूज लगे होंगे। ठीक है ना, जो आपकी प्रोसेसिंग पैरेलल सीपीयू होंगे, थाउजेंड ऑफ सीपीयूज लगे होंगे, क्या वो पैरेलल काम परफॉर्म कर रहे होंगे जी। आप एक सीपीयू काम कर रहा होगा कि आपकी बैलेंस बैलेंस की कैलकुलेशन कर रहा होगा, एक प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कर रहा होगा, एक कोई इनकम स्टेटमेंट जनरेट कर रहा होगा। तो ठीक है, तो ये तमाम के तमाम काम पैरेललिज्म में परफॉर्म हो रहे होंगे बाय द यूज ऑफ, तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है हमको यही चीज फैसिलिटेट कर रहा होता है। ठीक है, अब आता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, वो भी यही है कि मार्क करने के, मगर सुपर कंप्यूटर को हम जो स्पेशली यूज कर रहे हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कोई न्यूक्लियर, जैसे आपको रिसर्च हो रही है, न्यूक्लियर रिसर्च हो रही है, रिसर्चेस के लिए, तो एज कंपेयर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के, सुपर कंप्यूटर मोर पावरफुल देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मोर पावरफुल देन मेन फ्रेम, मगर सुपर कंप्यूटर का अपना अपना पर्पस है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक अपना पर्पस है। कि मेन फ्रेम पर्पस इस पर मार्केट में यूज हो रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह के यूज कर रहा है, और सुपर कंप्यूटर इस मार्केट में यूज हो रहा है फॉर बाय द यूज ऑफ एआई रिसर्च के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना, मेरे साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो रहा है, और यहाँ तक कि मेरे क्लाइमेट की जो वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, उसके बेस पर वो सुपर कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, तो उनको रैपिडली इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना, मोर फास्टर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मोर फास्टर इसके अंदर
इसके अंदर भी मल्टीपल प्रोसेसर हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए थाउजेंड ऑफ आपकी जो है टेराबाइट्स के अंदर, पेटाबाइट्स के अंदर आपकी स्टोरेज है, इसके अंदर टेराबाइट्स के आपके मेमोरी है, और इतने आपके इसने कोर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम प्रोसेसिंग है, मगर इस वक्त पर्पसली इंडस्ट्री के अंदर कहाँ यूज हो रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेशली इस वक्त यूज हो रहा है आपका बैंकिंग में, एयरलाइंस में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में इस्तेमाल हो रहा है। और ये काम बना रहा आईबीएम की जेड सीरीज के अंदर काम हो रहा है। इसका आईबीएम जेड सीरीज से अगर आप यूज करेंगे तो वो मेन फ्रेम की सीरीज है। अब वही वही सुपर कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। सुपर कंप्यूटर इस वक्त कहाँ यूज हो रहा होगा? हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेशन का आती है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, क्लाइमेट मॉडलिंग के होता है, न्यूक्लियर आपके जो काम हो रहे हैं, न्यूक्लियर के काम हो रहा है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपका कहाँ यूज हो रहा है? सुपर कंप्यूटर। और अभी एआई के ऊपर जितना भी काम हो रहा है, एआई के ऊपर जितनी भी रिसर्च हो रही है, उसके लिए आपका सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अभी इसके मैं आपको आगे थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। तो देखो एक चीज आती है इसके अंदर, सबसे चीजें है रैस, RAS। RAS क्या चीज है? रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी क्या है कि भाई आपका जो सिस्टम है ना, और अवेलेबिलिटी और सर्विस, ठीक है। तो कंप्यूटर मस्ट बी रिलायबल एंड अवेलेबल 24 सिस्टम 20 बाय सिस्टम। अब के लेट्स सपोज मेरी उस सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि मेरे पास 1000 के सीपीयू लगे हुए हैं, उसमें मेमोरी भी लगी है, मुख्तलिफ किस्म का हार्डवेयर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब वो हार्डवेयर लगा हुआ है, तो उस हार्डवेयर में वो होता है हार्डवेयर में फॉल्टी भी, कोई फॉल्टी भी आ सकता है, ऐसा ही है ना। कोई हार्डवेयर के अंदर फॉल्ट भी आ सकता है ना, कि अगर लेट्स सपोज मैंने हार्ड डिस्क लगाई है, वो हार्ड डिस्क खराब भी हो सकती है, क्योंकि हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर खराब भी हो सकता है। किसी वजह से कोई रैम लगाई है, रैम खराब भी हो सकती है। उसको जो सीपीयू लगाया है, वो सीपीयू खराब भी हो सकता है। उसके अंदर और भी दूसरे हार्डवेयर किस्म के हार्डवेयर लगे होंगे, वो खराब भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खराब हो सकते, मगर इनके सिस्टम के ऐसा है कि अगर लेट सपोज वो सिस्टम खराब हो जाता है, या वो हार्डवेयर या हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, तो उसको उस सिस्टम को सही कर देने के लिए ऐसा नहीं होगा कि पूरा पूरा मेन फ्रेम सिस्टम डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर पार्ट्स अगर डाउन हो जाता है या उसमें कोई खराबी आती है, तो वो ऑनलाइन वो पार्ट वो रिपेयर होगा, और उसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दिस इज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब आती है अवेलेबिलिटी। ये सिस्टम 24/7 24/7 चलेगा। 24/7 चलने के बाद वही आती है कि रिलायबिलिटी की आती है। अगर लेट्स सपोज उसकी कोई दो हार्ड डिस्क फेल हो जाती हैं, या हार्ड डिस्क फेल हो जाती हैं, या कोई प्रोसेसर फेल हो जाता है, कोई मेमोरी फेल हो जाती है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा ये फेल हो जाने के बाद आपका जो है मेन फ्रेम सिस्टम डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेन फ्रेम सिस्टम डाउन नहीं होगा, और तो आपका मेन फ्रेम सिस्टम चलता रहेगा। तो क्या हो गया कि आपका यही चीज है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आती है सेकंड आती है सर्विसिबिलिटी। यही कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि परफॉर्म कि आपकी जो किसी वजह से इस चीजों को करने की वजह से आपके ऑपरेशन, मैं लेट्स सपोज मैं कोई बैंकिंग सिस्टम चला रहा हूँ एक मेनफ्रेम सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। मैं मेरा कस्टमर जाता है कि जी, कस्टमर जाके एटीएम से कुछ पैसे निकाल रहा है, मेरा कस्टमर जा रहा है कि जी मेरी मेरी नेट बैंकिंग के आके वहां से कुछ अपना कोई अपने कोई पेमेंट कर रहा है, बिल की पेमेंट कर रहा है, और रात को 2 बजे कर रहा है, रात को 3 बजे कर रहा है, रात को 4 बजे कर रहा है, वट किसी भी टाइम के ऊपर उस कस्टमर का दिल कर रहा है, वो आके अपनी अपने इस सिस्टम को यूज कर रहा है। अब अगर लेट सपोज मेरी यही चीजों के अंदर किसी वजह वो यूज करने आता है, और किसी वजह से क्या होता है सिस्टम जो उसको वहां पे मिलता नहीं है, सिस्टम बंद होता है किसी वजह से, तो क्या होगा? मेरा सिस्टम मेरे ऑपरेशन पे इम्पैक्ट आएगा ना, मेरा कस्टमर पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो ये सिस्टम यही चीज मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार ये सिस्टम मेरा 24/7 चलेगा। किसी किस्म का हार्डवेयर के फेलियर अगर आता भी है, तो ठीक है, वो तो हार्डवेयर फेलियर आ सकता है, मगर ये नहीं होगा कि उसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और मेरा इसको यही चीज है कि सर्विसिबिलिटी क्या इंश्योर कर रही है इस बात को कि मेंटेनेंस की वजह से, हार्डवेयर को मेंटेनेंस कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे ओवरऑल सिस्टम की ऑपरेशन में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। अब आती है सेकंड चीज, आती है सिक्योरिटी। अब ये देखें, मैं इसमें डेटा भी रख रहा हूँ ना, डेटा भी रखा हुआ है जो मेरा इंफॉर्मेशन है, तो वो इसकी सिक्योरिटी के हाई लेवल सिक्योरिटी आप बात करते हैं कि प्रोटेक्ट को सेंसिटिव डेटा के नहीं है, ठीक है। अब ये अगर बात करते हैं ना, मैं जो इन्हीं के डेटा के अंदर, जैसे कि आप आर्मी है, अब आर्मी के सिस्टम चल रहे होंगे ना गवर्नमेंट के, नहीं है, हम तो बात करें ना उनके सिस्टम हमसे ज़्यादा बेस्ट अच्छे चल रहे हैं। मतलब वो आपके जो रिडार लगे हुए हैं ना, कि आप कोई कोई भी होता है कि हमारी प्रेमिसेस के अंदर कोई और जहाज आ जाता है,
किसी ने तो उनके रडार सिस्टम काम कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि हाँ जी हमारे पास ये सिस्टम के अंदर ये सिस्टम आ गई। लेट्स सपोज पाकिस्तान के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, वो उनको एटॉमिक बम वहां से उन्होंने फायर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम लगे हुए हैं, उनको यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ जी कोई पाकिस्तान के प्रेमिसेस के अंदर किसी ने कोई एटॉमिक बम या कोई ऐसा मिसाइल पाकिस्तान ने फायर कर। तो वही सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम लगे हुए हैं ना, ठीक है ना, वो ये चीजें चेक कर रहे हैं। वो यही मेन फ्रेम जो बता रहा हूँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है। तो वो यही सिस्टम जाके चेक कर रहे हैं कि ये आपका जो है ना, इस हमारे हमारे रीजन के अंदर इस सिस्टम के कोई मिसाइल्स तो नहीं आ गए, हमारे कोई एटॉमिक किसी ने हमारे कोई फेलियर तो नहीं आ गया। तो ये जो आपके जो है इनकी सिक्योरिटी के लिए भी आपको हाई प्रोटेक्ट, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें हाई लेवल सिक्योरिटी है कि आपको डेटा को, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको यहीं पे एक ये स्क्रीनशॉट में डाला होगा। ठीक है, अब देखो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सेल्सियस, ठीक है, इंडस्ट्री स्टेटस को निकालने के लिए हो रहा है, कंज्यूमर के स्टेटस को निकालने के लिए हो रहा है, और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना इस वक्त मार्केट में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप जो आप पढ़ोगे, इसमें सबसे जो मेन चीज होगी वो है रैस। रैस को समझ लो कि भाई रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी, ठीक है ना। ये तीन इस राइस की एब्रिविएशन है। फिर सिक्योरिटी मैंने आपको बता दी कि भाई सिक्योरिटी और डेटा जो है आपका सिक्योर होगा डेटा, ताकि आपका कोई और यूजर जो है आपका डेटा को चुरा के ना ले जाए, ठीक है ना। तो उसको आपकी डेटा सिक्योरिटी है, तो सिस्टम में लगा रहा है, तो एक उसके जो है एक एल्गोरिथम के बेस के ऊपर उसका डेटा आपका इनक्रिप्ट होगा, और बेटा सिक्योर्ड भी होगा बाय इन इन आपके कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है। और एक है लॉन्गेटिविटी, है क्या चीज है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव द ग्रेटेस्ट लॉन्गेटिविटी और लाइफ स्पैन। तो ये होगा, ये सिस्टम डाउन नहीं होते, ये चलते रहेंगे। आपके नोटबुक है, आपने बंद कर दी, ठीक है ना, बंद कर दी, आपकी कंप्यूटर गर्म हो गई, आपने बोला यार गर्म हो गई है जो नोटबुक बंद ऐसा नहीं होगा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को आपने बंद नहीं करना, ये चलाना है और चलता रहेगा, ये बस चलता ही रहेगा। और इसके अंदर अपनी सर्विस भी खुद ही करता रहेगा, ठीक है। और अगर गर्म होगा तो उसके लिए आपने पावर, अपने जो एसीस लगाने हैं, ठीक है, जाके ये इस सिस्टम जो है ना वो हीट अप ना हो। तो यही होता है, अगर आप जाके देखें बहुत से जो डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं बाकायदा ना, जैसे आप बात करो यूबीएल है, आपका अलाइड बैंक है, क्या होता है इनके डेटा सेंटर्स मौजूद होते हैं। डेटा सेंटर्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इनके यूपीएस होते हैं, जो कि अगर लेट्स सपोज किसी वजह पावर फेलियर होगा तो लाइट चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है सिस्टम यूपीएस पे आ जाता है। यूपीएस नहीं होगा तो आपका ऑटोमेटिक जनरेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे बैकअप प्लान होंगे। उसके बाद उनके क्या होते हैं, एसीस लगे होते हैं, तो आपके जो है ना एसीस कंट्रोल कर रहे होते, देख रहे होते हैं कि आपके सिस्टम, अगर लेट्स सपोज आपका सिस्टम है वो गर्म ना हो जाए, तो उसको वहाँ पे एसीस को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पे एक चीज और भी होती है जो मैंने आपको अभी बताया था मॉनिटरिंग कंट्रोल्स के अंदर, सेंसर के बारे में। तो वहाँ उस पर एक सेंसर और भी होता है जो क्या कर रहा होता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को चेक कर रहा होता है कि ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होती है कि हवा में अंदर नमी, ठीक है ना, हवा के अंदर नमी क्या होती है। अब लेट्स सपोज मेरे एक सिस्टम के अंदर, मैंने एक कमरा है, कमरे के अंदर मैंने 3 से 4 एसी लगा दिए, ठीक होगी। अब 4 एसी लगा दिए, तो वहां पे एक नमी भी जनरेट हो सकती है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी जनरेट होगी तो वो मेरा हार्डवेयर है, अब मेरा हार्डवेयर जो ऑनलाइन चल रहा है, अगर वो उसके ऊपर वो नमी जाएगी, तो वहां पे मेरे सिस्टम में अंदर क्रैश होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब लेट्स सपोज मेरे एक कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़े जा रही है, मुसलसल बढ़े जा रही है, तो क्या होगा, मेरा जो है, जो मेरा हार्डवेयर है, जो मेरी रैम है, मेरे जो सीपीयू लगे हैं, जो मेरा मदरबोर्ड लगा है, वहां पे ह्यूमिडिटी जनरेट होगी, तो एक पानी जनरेट हो जाएगा ना। तो जिसकी वजह से उनके सिस्टम के अंदर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक सेंसर लगे होते हैं, ये चेक कर रहे होते हैं कि उस सिस्टम के अंदर जो रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी की है वही होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो सेंसर आपको अलार्म देंगे। जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स हम पढ़ रहे थे, तो मॉनिटरिंग कंट्रोल्स पढ़ रहे थे, उसमें ये भी सेंसर सारे लगे होते हैं कि ये चीजें चेक कर रहे होते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम में कितनी आपका हीट हो गई है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितना टेम्परेचर है। तो वो चेक कर रहे होते हैं कि ये एटमॉस्फेयर कितना, कमरे का टेम्परेचर 34 है या 27 है। लेट्स सपोज एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को 22 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास उतना ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर,
ठीक है ना, तो वो सेंसर वहाँ कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम क्या होते हैं कि लॉन्ग रनिंग सिस्टम्स होते हैं और इनको हम डाउन रीस्टार्ट नहीं करते। अगर इनको रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत ज्यादा बात करता हूँ कि 1 से 2 मिनट की रिक्वायरमेंट होगी, 1 से 2 मिनट के अंदर ही सिस्टम हमारा ओपन करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट होल्ड करेगा, 1 मिनट होल्ड करेगा। अच्छा, अब आती है इसमें क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अच्छा, परफॉर्म मैट्रिक्स क्या है कि इसके मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड एग्जीक्यूट हो रही है। मेजर स्पीड फॉर द मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक आता है अपना फ्लोटिंग पॉइंट की ऑपरेशन है कि ये भी क्या होता है, मेजर द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर। ये क्या होता है एग्जाम्पल में बात करें, आईबीएम के जेड सीरीज है। ठीक है, तो 1 ट्रिलियन के वेब ट्रांजेक्शन पर डे होती है, 1 ट्रिलियन। ठीक है, 1 ट्रिलियन की वेब ट्रांजेक्शन पर डे होती है। इसका वॉल्यूम की बात करें, हैंडल मैसिव अमाउंट है, डेटा इनपुट के नहीं आउटपुट के नहीं। एग्जाम्पल करेंगे एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है और या बुकिंग ट्रांजेक्शन सिस्टम है, तो वहां भी इस्तेमाल हो रहा है। जी, ठीक है। अब फॉल्ट एंड जो मैं आपको चीजें बताई, फॉल्ट टॉलरेंस में ये होता है कि आप कैन कंटिन्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इफ सम हार्डवेयर कंपोनेंट, अगर को आपको बताया मैंने अभी क्या कि लेट्स सपोज किसी वजह से कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट फेल हो जाता है आपका, तो ये नहीं होगा वो सिस्टम डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो सिस्टम आपका चलता रहेगा। ठीक है ना, और ये भी चेक करता रहेगा कि ये जो अब क्या होता है रिडंडेंट सिस्टम में, क्या चीज़ है कि मैं बात करता हूँ कि मेरी एक नोटबुक है। ठीक है, मेरी एक नोटबुक है, उसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब किसी वजह से मेरी वो नोटबुक के अंदर कोई भी फेलियर आता है, वट एवर कुछ भी फेलियर आता है। अब क्या हुआ, मेरी नोटबुक खराब हो गई, मेरा काम रुक गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो यही चीज करेगा कि उसका एक रिडंडेंट सिस्टम, एक बैकअप सिस्टम मौजूद होगा। ठीक है, बैकअप सिस्टम मौजूद होगा। किसी वजह से अगर क्या होता है कि मेरा एक चीज फेलियर हो जाती है तो उसका बैकअप अवेलेबल होगा कि मेरे पास किसी किस्म का डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम के अंदर 10 हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है, 10 हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब 10 हार्ड डिस्क के अंदर डेटा मेरा रखा हुआ है। अब क्या हुआ, मेरा किसी वजह से 10 हार्ड डिस्क में से 4 हार्ड डिस्क फेल हो गया। तो 4 हार्ड डिस्क की फेलियर अगर हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 हार्ड डिस्क से मेरा सिस्टम चलना चाहिए। हाँ, अगर मेरी 10 की 10 हार्ड डिस्क फेल हो गई, दैट्स मीन तो फेलियर आ गया। तो यही चीज होगी, क्या कर रहा होता है, फॉल्ट टॉलरेंस की बात यही आती है कि हमने अपने सिस्टम को रिलायबल रखना है। कि अगर किसी वजह से मेरा सिस्टम में से किसी भी कोई ऐसी करप्शन होती है, एक तो होता है ना कि मेरा ओवरऑल सिस्टम ही डाउन हो गया, ओवरऑल सिस्टम ही डाउन हो गया, तो फिर तो एक अलग बात है। मगर मैंने इस चीज की कैलकुलेशन रखनी होती है इनके अंदर कि यार, अगर लेट्स सपोज मेरा सिस्टम में 1/3 सिस्टम या 1/2 सिस्टम अगर किसी का फेलियर होता है, हाफ सिस्टम फेलियर होता है, तो मेरा ओवरऑल सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरा थर्ड पोर्शन ऑफ सिस्टम फेलियर हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है मेरा ओवरऑल सिस्टम ही डाउन हो जाएगा। मगर दिस नॉट अ केस, मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरा पूरा सिस्टम डाउन एक साथ ही हो जाए।
ऐसा नहीं होगा कि पूरा सिस्टम एक ही तरह में डाउन हो जाए। हाँ, अगर एक ही तरह डाउन हो जाता है तो बैकअप प्लान्स होते हैं कि यार मेरे पास के, मैंने आपको पहले बताया कि जब मेरे पास पावर के प्लान्स होंगे, लेट्स सपोज मेरा एक पावर चली आती है तो मेरा सिस्टम सीपीयू पे आ जाएगा। सीपीयू, एक सीपीयू का होगा तो सेकंड सीपीयू उसका बैकअप प्लान मौजूद होना चाहिए। अगर सिस्टम जनरेटर पे आ गया, जनरेटर के जनरेटर का बैकअप प्लान भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीजें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। इन्हीं वह यही चीजें होती है कि आपके पास लेट्स सपोज एक हार्ड डिस्क अगर फेलियर हो रही है या सीपीयू फेलियर हो रहा है तो उसके लिए उनके पास बैकअप प्लान होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक चीज खराब होती है तो दूसरी चीज की वजह से बाकी तमाम चीजों के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए। अच्छा, इसमें क्या है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। जेड ओ एस आईबीएम का अपना मेन फ्रेम के, और लिनक्स भी इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आईबीएम का अपना सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है इन जो आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए। और आप लिनक्स भी है। अगर आप लिनक्स को, और लिनक्स एक खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीवेयर है। ठीक है, इसकी कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आईबीएम का जो सॉफ्टवेयर, ये सब बता रहा हूँ कि आईबीएम का जो सॉफ्टवेयर है, ओएस लाइक जेड ओएस है, तो ये सॉफ्टवेयर आईबीएम का है तो इसका लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। इसमें आईबीएम का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो लिनक्स का कोई लाइसेंस नहीं है। हाँ, हार्डवेयर आपने परचेज करना होगा, हार्डवेयर वहां से परचेज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैंने आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसर जो है ना, आपके जो है ना एक साथ काम कर रहे होंगे, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। सुपर कंप्यूटर यूज थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोसेसर। ठीक है ना, तो थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोसेसर जो है ना वो काम पे करता है। इसमें एक बता रहा है फोगा, फोगा क्यू सुपर कंप्यूटर है, इन जापान ने बनाया है। 7 मिलियन सीपीयू कोर्स हैं इसके अंदर। 7.6 मिलियन, 7.6 मिलियन का मीन हो गया तकरीबन 76 करोड़ लाख सीपीयू कोर्स हैं इसके अंदर। एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो जापान ने बनाया बेसिकली। तो इसके अंदर 7.6 मिलियन सीपीयू कोर्स है। सीपीयू कोर्स, अच्छा सीपीयू क्या चीज़ है, सीपीयू कोर्स क्या चीज़ है कि आपके सीपीयू जो काम कर रहा है ना, आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक चिप लगी होती है। चिप होगी, अगर आप कभी अपनी नोटबुक ओपन करो, नोटबुक में होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर एक जगह होती है उसका प्रोसेसिंग, उसका प्रोसेसर के अंदर एक जगह होती है उसका होता है सीपीयू। उस सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ चिप लगी होती है, चिप वन, चिप टू, चिप थ्री। वो चिप होती है आपका सीपीयू। उस सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ कोर्स होते हैं जो कि ये काम आपके ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वो एक चिप होती है। अब वो जो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है कि उस पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर के अंदर 7.6 पर्टिकुलर सीपीयू कोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इतने सीपीयू कोर्स लगे होंगे तो दैट्स मीन्स वो एक मल्टीपल प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। ये एक सुपर कंप्यूटर मौजूद है। अच्छा जी, आगे चले। अच्छा जी, हीट मेंटेनेंस। अच्छा, हीट मेंटेनेंस मैंने अभी आपको बताया कि जो भी, जो एक मैं आपको बताया था कि सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, क्या होता है, मैसिव जो कि रिक्वायर्ड आपका जनरेट करते हैं मैसिव हीट रिक्वायर्ड कूलिंग सिस्टम, जो कि कूलिंग सिस्टम के रिक्वायर्ड है। तो सुपर कंप्यूटर यूज द लिक्विड कूलिंग टू प्रिवेंट दी ओवर हीटिंग। ठीक है ना, तो उसको सुपर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आपका ना लिक्विड कूलिंग रिक्वायर्ड है। तो यही सिस्टम लगे हुए हैं, तो कि जो ये चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं कि मैसिव हीट भी जनरेट कर रहे होते हैं और आपको कूलिंग भी मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि वो किसी वजह से आपके उनके इतने अगर 7.6 मिलियन सीपीयू हैं तो इतना ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कि वो इतनी हीट भी जनरेट हो रही होगी। जब हीट इतनी जनरेट हो रही होगी तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए आपको ऑब्वियसली बात है कि आपने जो है उसको कम से कम, मतलब उसको हीट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि मैं बात करता हूँ ना एडवांटेजेस की, कि जी एडवांटेजेस क्या होंगे इसके। तो ये क्या है कि सिस्टम क्या को किसी किस्म का डाउन टाइम नहीं होगा। ठीक है, रिलायबल सिस्टम है। ठीक है, आपका क्या हुआ, अच्छा इसमें ये भी होता है कि यार आपने लेट सपोज मेन फ्रेम कंप्यूटर चल रहा है आपका, और आपको किसी वजह से जैसा आपका विंडोज 11 है, अब विंडोज 11 यूज कर या विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 का किसी वजह से कोई मसला आता है कि आपको ना विंडोज 11 का नया पैच आ गया, या विंडोज 11 की अपग्रेड आ गई है, आपने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज 11 पे लेके जाना है। ठीक है ना, विंडोज 11 रिक्वायरमेंट आ गई है कि हाँ विंडोज 10 जो है ना आउट ऑफ सपोर्ट हो गया है। अब और माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि विंडोज 10 की सपोर्ट देना ही बंद कर रहा हूँ।
ठीक है, अब मेरा विंडोज 11 आ गया है। तो इन मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर ये भी हो सकता है कि आपने सिस्टम को अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, सिस्टम अपग्रेड हो जाए और किसी किस्म का डाउन टाइम भी नहीं आएगा। विदाउट एनी डाउन टाइम सिस्टम जो है आपका अपग्रेड हो जाएगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अब हाँ, उनके कोई मेंटेनेंस प्लान चलाएंगे, ऑटोमेटिक तो नहीं होता, उसके कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिक अपने को खुद ही अपडेट कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देखें, वो जो सिस्टम है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल होगा। उस एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल पे जाते हैं, वहां पे जाने के बाद एक अपडेट की टास्क चलाएंगे। जी हाँ, एक आ गया, उनके बताया एक सेंसर आ गया, उस पर सेंसर पे लिखा है हाँ जी इसकी ये हार्ड डिस्क इस जगह पे ये खराब हो गई है। ठीक है जी, और उसने बताया ये मेरी ये वाली हार्ड डिस्क खराब हो गई। आपने क्या किया, वहां से उसको बॉक्स खोला और वहां पे नई हार्ड डिस्क लगा दी। ठीक है, सिस्टम चलता रहा, नई हार्ड डिस्क लगा दी। उसने बताया ये मेरा ये सीपीयू जो है ना खराब हो गया है। आपने वहीं से उसका ऑप्शन होगा, आपने उसका बॉक्स खोला, वहां पे नया सीपीयू लगा दिया। उसने बताया कि मेरी पर्टिकुलर रैम खराब हो गई। ये कहाँ पे आ रहा होगा, उसके सेंसर्स होंगे, सेंसर्स में उसके बाद उसकी कोई टर्मिनल्स होंगे, यूजर इंटरफेस होंगे, जहाँ पे इस तमाम इन्फॉर्मेशन उसका आपको नजर आ रही होगी कि हाँ जी इसकी ये चीज खराब हो गई है। ठीक है, तो वही चीज आप आता है कि लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर को अपडेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपका अपग्रेड हो जाएगा। मगर क्या होगा, किसी वजह से ये नहीं होगा कि आपको मेन फ्रेम को डाउन करने की, अब मेन फ्रेम को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अपग्रेड की रिक्वायरमेंट है, मेन फ्रेम चलते हुए आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपका सिस्टम तो अपग्रेड कर, लाइव सिस्टम चल रहा होगा ना इस पे, तो करेगा कि आपके सिस्टम को एक बैकअप सिस्टम पे मूव कर देगा। बैकअप सिस्टम मूव कर देगा, आप क्या करें, लाइव सिस्टम पे आप अपग्रेड कर ले। जब लाइव सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा तो आप बैकअप सिस्टम दोबारा लेफ्ट पे ले जाए, फिर आप बैकअप को अपग्रेड कर लें। बात समझ में आ रही मेरी? लेट्स सपोज नोटबुक 1 है, एक नोटबुक 2 है। अब आपका सिस्टम चल रहा है नोटबुक 1 से, और नोटबुक 2 भी रखी थी जो जो इसकी बैकअप नोटबुक है। मैंने क्या किया, यूजर को नोटबुक बैकअप सिस्टम पे कन्वर्ट कर लेके चला गया, बैकअप पे ले गया। अब यूजर कहाँ चला गया, बैकअप पे आ गया। मेरा लाइव नोटबुक खाली हो गई, मैंने इसको अपग्रेड कर दिया। मैंने अपग्रेड कर दिया, जैसी अपग्रेड हुई मैंने क्या किया, जो बैकअप सिस्टम में अपना यूजर लेके गया था उसको दोबारा से लाइव पे लेकर आ गया। लाइव पे लेकर आ गया, अब मैंने लाइव पे, ये लाइव तो मेरी अपडेट हो गई थी, फिर मैंने बैकअप को अपडेट कर दिया था। इस तरीके से क्या हुआ, दोनों अपडेट हुए। तो यही सिनेरियोज होते हैं। तो क्या होगा, किसी भी किस्म की यूजर की जो आपका जो है अपग्रेड परफॉर्म होंगी, तो क्या होगा, आपकी सिस्टम पे किसी किस्म का इंटरप्ट डाउन टाइम नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो सिक्योरिटी भी जब बात करते हैं मेन फ्रेम की, जो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इसमें इंक्रिप्शन के प्रोटोकॉल और ऑथराइजेशन प्रोसीजर भी पावरफुल लगे हमें। इसके एडवांटेज की बात करें तो आपके जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर इसके ये एडवांटेजेस हो गए। अच्छा, ये यहाँ पे यूज कहाँ हो रहा है कि आप देखें, इसमें डिफरेंट चीजें बताई हैं आपको मैंने, कि सेल से डेटा प्रोसेसिंग के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूं। गवर्नमेंट सेक्टर यूज कर रहा है इसको, स्टोर एंड एनालाइज दी पॉपुलर एग्जांपल दे दिया इसने, यूएस के सेल से ब्यूरो यूजेस द आईबीएम मेन फ्रेम फॉर द डेमोग्राफिक एनालिसिस। तो ये इस काम के लिए यहाँ पे मेन फ्रेम भी यूज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में, एटीएम विड्रॉ है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और वीजा 165,000 पर सेकेंड यूजिंग मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी। जो वीजा है, अब आपको बताया, आप जो आप क्रेडिट कार्ड यूज, अगर आप एटीएम यूज करें, तो वीजा एक आता है, वीजा का आ रहा है वीजा का, तो यही कर रहा है। तो ये वीजा का कार्ड जो है ना, तो अब ये बता रहा है कि वीजा तकरीबन 65,000 पर सेकेंड ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, वीजा की। तो वो क्या यूज कर रहा है, पीछे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक के लिए यूज हो रहा है, कस्टम कंज्यूमर स्टेटस को जनरेट करने के लिए। वहाँ भी ये जो है कि आपका कंज्यूमर में क्या है, तो आपका लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं। ठीक है ना, तो वहाँ भी जो है आपका जो है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, हर डिसएडवांटेज तो खैर नहीं है, वो हर किसी का तो नहीं है, मगर बात यह है कि डिसएडवांटेज में इस बात से आता है कि एक मोर एक्सपेंसिव सिस्टम है, कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो लार्ज जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट कर सकती हैं, जैसे मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसको वही अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए ये। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए ये नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये इसका इसका अमाउंट, इसका साइज भी बहुत होता है और पावर भी बहुत रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में ला के रख लें।
ठीक है ना। तो इसकी पावर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, हीट भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम अपने हाउस होल्ड घर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रॉपर डेटा सेंटर रिक्वायर्ड है, वहाँ पे हीटिंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए, वहाँ पे कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, और आपको इतनी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे ये मेन फ्रेम सिस्टम आप रख सके। अच्छा, वैसे ही आया था सुपर कंप्यूटर, जैसे हमने पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है ना, आपका जो वेदर फोरकास्ट हो रहा है, जैसे हमें बहुत सी बदल जाती है कि आज ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट रिसर्च है, क्वांटम है, आपका साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इस तमाम के लिए आपका जो ना सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। ये वही एडवांटेजेस आए हैं आपके सुपर कंप्यूटर के, और आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस हैं कि आपका जो है ना लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन कर रहा है। ठीक है ना, ये एक्सट्रीमली फास्ट है सुपर कंप्यूटर एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम का, थोड़ा सा ये ज़्यादा फास्ट है बहुत ही। आपके एआई के लिए जो भी काम हो रहा है वो सुपर कंप्यूटर्स पे काम हो रहा है। डिसएडवांटेज वही आ जाते हैं कि कॉस्ट मिलियन ऑफ डॉलर्स इन बिल्ड है, आपके ये वेरी एक्सपेंसिव आ जाता है, इसकी कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट ऑब्वियसली बात है हाई है। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ थे कि मैं आपको बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहे हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, हार्डवेयर को कंट्रोल करने में क्या आते हैं? आपके डिवाइस ड्राइवर हैं, लिंकर हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूटिलिटीज हैं। ये डिफरेंट किस्म के सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अच्छा, एक हम बात करते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या चीज़ है? कंपाइलर इस तरीके से है, जैसे कि मैं एक लैंग्वेज है, मैं सी प्लस प्लस, आपने काम सुना है सी प्लस प्लस या पाइथन पे कभी काम सुना है? पाइथन है, सी प्लस प्लस है, ये एक लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस का क्या, ये है सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस। सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस क्या है? जैसे मैंने बात करता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है। अब ये विंडोज़ जो लिखा हुआ है, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, सी प्लस प्लस में लिखी हुई है। सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है? प्रोग्रामिंग हुई हुई है, कोडिंग। क्या है? कोडिंग हुई हुई है कि आपने लेट्स सपोज, जो भी आपको सामने स्क्रीन आ रही है, मेरे सामने ये स्क्रीन लिखी हुई आ रही है, इसके पीछे पूरी कोडिंग हुई हुई है कि ये क्या करता है, लैंग्वेज क्या करता है, आपके हार्डवेयर प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने ये काम परफॉर्म करके देना है। तो ये जो प्रोग्रामिंग कोडिंग हुई हुई है, कोडिंग ये सारी क्या कर रही है, लैंग्वेजेस परफॉर्म कर रही हैं, जो हमारी सी प्लस प्लस है, पाइथन है, और जावा है। डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये इनके होते हैं कंपाइलर। कंपाइलर ये होता है कि आपने एक कोड लिखा, उस कोड में आपने लिखा जी, प्रिंट कर दो कामरान, प्रिंट कर दो मुस्तफ़ा, प्रिंट कर दो मुस्तफ़ा, और स्क्रीन प्रिंट कर दो कि मुस्तफ़ा प्रिंट पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैं अब आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आपको लिखा हुआ है एस एच। ठीक है ना। अब क्या, ये क्या कर रहा हूँ, इस स्क्रीन के ऊपर ये इस लिख रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, ये मैंने इसके इसके बैकएंड पे एक कोई काम हुआ है। ठीक है, कोडिंग है ये। तो अब मैंने क्या किया, प्रोग्राम में लिखा प्रिंट कर दो कामरान। अगर अच्छा, ये स्क्रीन खत्म हो गई है। हेलो।
अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कंपाइलर के बारे में। ठीक है, कंपाइलर क्या चीज़ है कि आपका, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? तो आपकी कोडिंग लिखी है, आपने लिखा जावा स्क्रिप्ट में या सी प्लस प्लस में, वटएवर जिसमें आपकी कोडिंग लिखी हुई है। तो आपने लिखा, प्रिंट लिखा, फिर आपने बोला जी अगर हमने इनपुट देता है कि जी प्लीज एंटर योर नेम, आपने लिखा नेम लिख दिया, लेट्स सपोज आपसे पूछा प्लीज एंटर योर एज, आपने लिखी एज लिख ली 45, ठीक है ना। और हमने लेट्स सपोज आउटपुट रन करवाना है कि इफ एज इज 45 तो दिस इज ओल्डर मैन, यहाँ पे एक यंगेस्ट के नाम पे हमने आउटपुट दिखाना है। तो ये कोडिंग लिखी है, वन बाय वन हमने प्रिंट करा, इनपुट दिया, इनपुट के बाद हमने कुछ इफ एक कंडीशन लगाई कि इफ अगर इसने 45 एज एंटर करी है तो ये रिजल्ट करना है, और 30 की है तो ये एज रिजल्ट करना है। तो हमने ये किया, दिस इज अ कोडिंग, इसका कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा चलो बताता हूँ, मैं पहले कोडिंग समझो, पहले कोडिंग की बात करते हैं फिर कंपाइलर की बात करेंगे। अभी मैं आपको कोडिंग बता रहा हूँ, कंपाइलर नहीं बता रहा, ठीक है। पहले आप समझो कोडिंग के बारे में, ठीक है। कोड क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर कोड्स, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर कोड्स की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर कोड्स क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम का काम क्या है, सेट, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा माउस को कंट्रोल कर रहा है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ड्राइवर कंट्रोल कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है कि मेरा माउस मूव हो रहा है, तो मैं ये आपके सामने कर्सर मूव हो रहा है, ये ठीक है, ये कर्सर आपके मूव हो रहा है। अब ये कर्सर मूव कैसे हो रहा है? ये कोई पीछे कोडिंग लिखी है जो हार्डवेयर से इस मेरे इस डिवाइस से साथ कम्युनिकेट कर रही है। जब कम्युनिकेट कर रही है, उसने बता रहा है कि अगर ये माउस हिलेगा, अगर माउस लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो कर्सर को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, अगर राइट पे लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड राइट पे लेके जाना है, इसको अप करना है तो कर्सर को अप करना है, माउस को नीचे करना है तो माउस भी नीचे, ये कर्सर ही मूव नीचे करेगा। तो अब इसको काम करने के लिए पीछे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, दिस इज द प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइलर छोड़ दो, दिस इज द प्रोग्राम। इस काम को करने के लिए अब जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है, आपको लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, फिर नीचे आपको सामने ये लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर टू दी प्रोग्राम दैट रन समथिंग, ये टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये टैक्स लिखा गया है जो आपके सामने, अब ये कुछ टैक्स आपको लाल, ये आपको इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, यहाँ पे कलर डिफरेंट आ रहा है, नीचे कलर डिफरेंट आ रहा है। तो ये इस पूरे काम को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, तो आपके सामने ये स्क्रीन आई है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी गई है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है? जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो जब एग्जीक्यूट होती हैं तो हमारे लिए कुछ टास्क परफॉर्म करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एटीएम से पैसे निकाले, मैंने एटीएम पे कार्ड रखा, कार्ड जाके उसने मेरा बैलेंस चेक किया। अब बैलेंस चेक करने के लिए उसको कुछ ना कुछ कोडिंग लिखी गई है, तो जाके उसने बैलेंस चेक किया ना, तो उसने बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग, उससे कहते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आती है जो प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, तो अब उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखा है, मैंने लिखा जी प्रिंट समथिंग करे। अब एक होता है इंटर, आपने लेट्स सपोज आप इंग्लिश में कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। आप, मैं इंग्लिश में, अब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, सामने कोई इंग्लिश में बात, कोई एक कोई चाइनीज में बात करता है, ठीक है। अब जो चाइनीज है उसको आपने चाइनीज जबान में कोई बात बतानी है, तो आप उसको क्या करोगे? कन्वर्ट करके बताओगे ना चाइनीज के अंदर, कि मैंने उर्दू में बोला, जो इसको इंग्लिश आती थी उसने चाइनीज में कन्वर्ट करके चाइनीज को बताया, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। अब जो मेरा कंप्यूटर है ना, मेरा जो हार्डवेयर है ना, वो एक लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। मेरी हार्डवेयर है ना, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। जो मेरा माउस है या मेरा कीबोर्ड है, मेरा जो अंदर प्रोसेसर है सीपीयू समझता है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक हो गई बात। अब मैं प्रोग्रामर हूं, मैंने लिखा प्रिंट कामरान, प्रिंट मुस्तफा, प्रिंट मुस्तफा इफ प्लीज एंटर द एज, ये पूरा मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दी, ठीक है। अब मेरा जो हार्डवेयर है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज, तो एक एजेंट बैठा होगा, वो क्या करेगा, जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है ना,
उनको पढ़ेगा, और उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, ताकि मेरा कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, तो ये करेगा कंपाइलर। ठीक है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देगा, ताकि मेरा कंप्यूटर उसको समझ सके। कंप्यूटर जो है, हार्डवेयर जो है, हम्म, नहीं, यूजर यूजर कंपाइलर में नहीं देगा। यूजर ने अपनी सी प्लस प्लस, जैसे मैं आपको लैंग्वेज बताई सी प्लस प्लस लैंग्वेज जावा, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेगा। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश, अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैंने उर्दू में कुछ लिखा, उर्दू में लिख कर मैंने, जो इंग्लिश बंदा था, उसको इंग्लिश भी आती थी, उर्दू भी आती थी, उसको चाइनीज भी आती थी। ठीक है ना, उसने मेरी उर्दू जबान समझी, अपने पास मेरे को समझाई, उसने वहां पे लिखी, और उसने उस उर्दू जबान को कन्वर्ट कर दिया चाइनीज के अंदर। सही है, तो वो यही है, मैंने लिखा उर्दू में, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी उर्दू के अंदर, वो क्या हुआ, वो मेरी सी प्लस प्लस में लिखी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सी प्लस प्लस की कोडिंग लिखी मैंने। ठीक है, जो आगे बंदा बैठा था, जो उसने कन्वर्टर था, उसने सी प्लस प्लस को समझता था, उसने सी प्लस प्लस को समझा, समझ के उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करके चाइनीज में लेके चला गया, और उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो जो तीसरा बंदा था, वो क्या था, कन्वर्ट कर रहा था ना, तो वो है मेरा कंपाइलर। वो क्या कर रहा है, मेरी तमाम की तमाम जो मैंने चीजें लिखी हैं, उसको पढ़ रहा है, और पढ़ के उसको कन्वर्ट कर रहा है, क्या कि वो दूसरी दो मेरा कंप्यूटर है उसको समझा सके। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर के फॉर्म में बात करता हूँ, तो मैंने क्या किया, सी प्लस प्लस के अंदर मैंने एक कोडिंग लिखी। ठीक है, अब एक कंपाइलर का सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर का एक अलग से सॉफ्टवेयर है, सी प्लस प्लस का अलग सॉफ्टवेयर है, इसमें मैंने इसमें कोडिंग लिखी, एक कंपाइलर का अलग सॉफ्टवेयर है, उसको मैंने बोला यार मैंने ये कोडिंग लिखी है, तुम इसको पढ़ो, इसको पढ़ के तुमने ना कन्वर्ट करके जो ना काम करके दो। उसने क्या किया, मेरी जो कोडिंग थी उसको पढ़ा, पढ़ के कन्वर्ट किया, और लाके कंप्यूटर को दे दिया। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी में लेके जा रहा है, बस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हो गया ये काम था किसका, कंपाइलर का। तो कंपाइलर को मैंने क्या किया, अ, अगर लेट्स सपोज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने 10 लिखी थी, 10 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी थी, तो कंपाइलर ने सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मेरी पढ़ी, और पढ़ के उसको कन्वर्ट कर दिया। अब आता है दूसरा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन। मैंने लिखा प्रिंट, तो उसने लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, मतलब वो ऐसा नहीं करेगा कि पूरी कोडिंग एक साथ पढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, वो सिर्फ एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये हो, हाँ, पूरा 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 तो पूरा को कंप्लीट टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा है, और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज द फर्क। क्या हो गया है, ये भी क्या है हमारा, आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है, सिस्टम कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज आल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, और इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर है, दोनों का पर्पस अलग अलग है, मगर काम एक ही कर रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं। दो कंपाइलर वही काम कर रहा है कि हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, बाइनरी में, और इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज को बाइनरी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, मगर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा है, कंपाइलर कंप्लीट टेक्स्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पे, लिंकर्स। अब लिंकर्स क्या चीज है, लिंकर ये कर रहा है कि भाई मैंने जो भी प्रोग्राम लिखा है ना, अब आप चलाते हो एक्सेल, मैं आपको समझाता हूँ। एक्सेल, एक्सेल चलाते कभी आपने इस्तेमाल किया हो, तो आइकन आता है आपके नोटबुक के ऊपर, डबल क्लिक करते हो एक्सेल खुल जाता है, या डबल क्लिक करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाता है, ये प्रेजेंटेशन खुल जाती है, ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करते हो। ठीक है, अब वो एक्सेल लिखा हुआ है, उस एक्सेल जैसे ही खुलता है, तो एक स्प्रेडशीट खुल जाती है। ठीक है, स्प्रेडशीट खुल जाती है, वहां पे आप कोड अपने जो भी स्प्रेडशीट मतलब अपनी कोई भी आप टेक्स्ट बनाते हो, उसमें कॉलम और टेक्स्ट, उसमें रो एंड कॉलम होते हैं सारे के सारे ना, उसमें सारे अपना काम परफॉर्म कर रहे हो। तो अब वो जो चीज आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल के आया है, वो स्प्रेडशीट खुल के आई है, उसके पीछे एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको प्रोग्राम बताया था, अभी बताया था ना मैं प्रोग्राम के बारे में,
कि क्या किया था प्रोग्राम, उसने उसने प्रोग्राम लिखा था, उसने लेट्स वो 50 किस्म की लाइनें लिखी थी, उस 50 किस्म की लाइनों को लिखा था, उसको लिखने के बाद उसको कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट कर देने के बाद जो है ना आपका उसने कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक हो गया। अब वही कंपाइलर क्या करता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करता है, कंपाइल कर देने के बाद एक फाइल बना देता है जिसको कन्वर्टेड फाइल होती है, कन्वर्टेड फाइल होती है, जो कि इसके अंदर तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि उसे उस फाइल को चलाएंगे, ठीक है, और वो जाके आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर देगा। तो लिंकर क्या करता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी थी हमने उन तमाम के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, जो कि उसके कन्वर्टेड फाइल बनाकर दे देता है। समझ आ गई बात? तो वो क्या कर रहा है, लिंकर्स कर रहा होता है। लिंकर भी क्या होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ये भी अपना इसका भी ये भी सॉफ्टवेयर होगा। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर ने क्या किया, सारा पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक फाइल बना दी जिसके अंदर कन्वर्टेड, मतलब दैट्स व्हाई मैं बात कर रहा हूँ ना कि उर्दू से उसने चाइनीज में, तो चाइनीज में कन्वर्ट करके एक जगह लिख लिया, अब वो लिख के अब वो सिर्फ चाइनीज वाली उसको बता देगा। समझ आ गई बात? बार बार नहीं करूंगा ना, मैंने कन्वर्ट करके एक जगह रख दिया, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता रहूंगा, उसको बताता रहूंगा। अच्छा, यही डिवाइस ड्राइवर्स हैं, क्या कर रहे होते हैं डिवाइस ड्राइवर, क्या है, स्मॉल प्रोग्राम से इनेबल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने हार्डवेयर के साथ, ठीक है ना। तो वही काम कर रहे होते हैं डिवाइस ड्राइवर, कर रहे होते हैं कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब कि मैं कहता हूँ कि माउस था, माउस का अपना सॉफ्टवेयर होगा, जो माउस को कंट्रोल कर रहा हो उसका एक ड्राइवर होगा, ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाएगा, और उसको कम्युनिकेट करवाएगा और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए माउस इससे खुद एक हार्डवेयर साथ काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो ना, अब मैंने लैपटॉप के अंदर अपने अपने लैपटॉप मैंने अपने था सीपीयू मदरबोर्ड समथिंग व्हाटएवर था, मैंने उस पर सीपीयू ने विंडोज इंस्टॉल किया, कर लिया विंडोज इंस्टॉल। अब मैंने जो माउस है, माउस एक इससे एक हार्डवेयर है ना, जो मैंने एक्सटर्नल हार्डवेयर है, मैंने लाके उसकी यूएसबी केबल प्लग करी, अब जैसी माउस की यूएसबी केबल प्लग करी तो माउस का अपना ड्राइवर होगा जो कि माउस के साथ कम्युनिकेट करवाएगा। तो वो क्या करेगा, ड्राइवर जो होगा माउस का अपना सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर, वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और ताकि माउस के साथ बातचीत हो सके। माउस के दरमियान के अंदर माउस का अपना ड्राइवर और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो आता है आपका सीपीयू, ठीक है। मैं पिक्चर समझा दूं, अगर समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें पिक्चर समझा देता हूँ। इसको नया बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, सीपीयू, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से मेरा ये मैंने इसके बाद लगाया है, ये मेरा ओएस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरा ये आ गया ड्राइवर, ये मेरा क्या आ गया, ड्राइवर, ठीक है। चाहिए मैं अपनी इसके अंदर बना लेता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लगाया है, ये क्या है मेरा माउस, ठीक है भाई। मेरा माउस क्या कर किससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा और ये इससे बात करेगा, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक हो गया। ये क्या है मेरा ड्राइवर्स, जो ड्राइवर करता है, और यह आप देख लें, एक आता है दूसरा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है कि आपका कर रहा है कंप्यूटर के साथ, और आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज के साथ को इंटरेक्ट करने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट ड्राइवर्स को यूज करते हुए हमारे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर रख लें, मतलब बहुत हो गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास रखते हैं मंडे को इंशाल्लाह। तो फिर अच्छा, मुझे जरा मंडे का ना तुम आप मुझे टॉपिक भेज देना कि मंडे को मजीद नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो फिर मैंने आपको जो चीज रह गई है, जो समरीज रह गई है वो कवर कर लूंगा, और एक कोई नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस भी कर लूंगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू, हाफिज।